हेलो एवरीवन, एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सेमेस्टर 6 की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। बेटा आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं तो एकेटीयू के बारे में तो आप जान चुके होंगे कि एकेटीयू के अंदर जो इवन सेम का ड्यूरेशन है ऑड सेम के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो सेम 6 की पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। और एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेम 6 के अंदर मैं आपका सब्जेक्ट ले रहा हूं टॉम, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। तो यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है आज का। तो यहां पर आप एक बार नजर डाल लीजिएगा सिलेबस कि टॉम के अंदर जो यूनिट नंबर 1 है उसका सिलेबस क्या पढ़ना क्या है हमको वहां पे। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म और मशीन्स के बारे में, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक पेयर्स क्या होता है और उनका क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, ग्रुबलर्स इक्वेशन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन एंड स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन पढ़ने वाले हैं। और यहां से उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका वेलोसिटी एनालिसिस एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस जो है बेटा, यहां पे आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना होता है और मैंने जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए हैं ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके ही यहां पर आपको सिखाया हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट है बेटा आपका थ्योरी ऑफ मशीन, भाई एकेटीयू का सिलेबस है, एकेटीयू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जो अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉम का वेटेज है अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक लिंक और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे, काइनेमेटिक पेयर उनका क्लासिफिकेशन, काइनेमेटिक चेन, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन ए चेन और एकेटीयू में जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं उन एकेटीयू पीवाईक्यूज को भी हम कवर करेंगे। तो एक बार मैं यहां पर आपको फ्लो दिखा देता हूं आज का जो कंटेंट है। देखो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम सिंपल मैकेनिज्म की बात करेंगे। मतलब हर एक चीज आपको सिलेबस के हिसाब से मिल रही होगी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो पका पकाया माल आपको मिल रहा है, ठीक है ना। हलवा बना करके आपको दिया जा रहा है, चम्मच से आपके मुंह में डाला जा रहा है हलवा, बस आपको निगलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो बेटा आपको ही लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एकेटीयू 2023-24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर हमने जो भी टॉपिक जब भी आया हुआ है हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। ये देखिए 24-25 में पूछा गया था आपसे ये वाला टॉपिक जो है, इस तरह से मतलब पूरा कंटेंट एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। पूरा लेक्चर आप देखिएगा और पूरा लेक्चर देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि वास्तव में लेक्चर का जो कंटेंट था बहुत ही गजब का कंटेंट था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। देखो ये एकेटीयू 2021-22 में क्वेश्चन टॉपिक पूछा गया था, ओके। और लेक्चर को आगे स्टार्ट करने से पहले बेटा ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में मैकेनिकल थर्ड ईयर सेम 6 का जो है कॉम्बो चल रहा है, जहां पर आपको 3 कोर सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके वो आपको मिल रहे हैं। कॉम्बो के अंदर राखी मैम का जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट है अपलोड होना स्टार्ट हो गया, आप देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि जैसे देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना, चाहे आप ऑफ कैंपस करेंगे ऑन कैंपस करें, आप गेट की तैयारी करेंगे, वहां भी आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है। गेट एग्जाम में भी 15 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स के अंदर आपको ये कंटेंट हेल्प करेगा राखी मैम का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको लगता है कि हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेने हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन टॉम का इंडिविजुअल ले सकते हैं, आरएसी का इंडिविजुअल ले सकते हैं और कैड कैम का ले सकते हैं, और इनका कॉम्बो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन एक बार आप विजिट कर लीजिएगा और वहां से आप जो है एनरोल करके बढ़िया तरीके से अपने शानदार तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, आप भी देर मत कीजिए, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए और आज का पूरा लेक्चर आप देखिएगा डेमो के रूप में। अगर आपको लगता है पूरा लेक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा क्या आपको एनरोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने एनरोल कर लिया और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो पूरे का पूरा 100% रिफंड आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए बेटा अब करते हैं स्टार्ट आज का अपना लेक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन टॉम, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन है क्या, है ना, कि दिस सब्जेक्ट यानी कि दिस सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यानी कि जो मशीन होती है उसके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। और वो जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी
जो ऊपर फोर्स लगे हुए हैं, एक बार यहां पर ये डायग्राम आप देखिए, ये सब लोगों ने देखा हुआ डायग्राम है, आईसी इंजन का है, एक मशीन हम इसको कह सकते हैं। तो भाई एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन होता है, और ये पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, और जब ये रेसिप्रोकेट करता है तो ये क्रैंक जो है, जो कनेक्टिंग रॉड है, ये मूव कर रही होती है, कनेक्टिंग रॉड चल रही होती है, और कनेक्टिंग रॉड जो है ये किसको चलाती है, क्रैंक को चलाती है, और क्रैंक क्या करती है बेटा, रोटेट करती है। तो यहां से आपको देख करके एक बात समझ आ गई होगी कि यार इसके अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, तो यहां पर ये सिलेंडर है और पिस्टन है, उसके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे डॉक्टर की सिरिंज होती है ना, तो उसमें यहां पे क्या हो रहा है, जब सिलेंडर, ये पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में क्या रिलेटिव मोशन होगा, यस, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब ये जो पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है, तो क्या इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यस, रिलेटिव मोशन होगा। ये जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक है, इसके बीच में भी क्या हो रहा है बेटा, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पे हो क्या रहा है कि यहां पर जो पिस्टन है, भाई कंबशन होता है, आईसी इंजन के अंदर कंबशन होता है, तो वहां से एक फोर्स जो है पिस्टन के ऊपर लगता है। भाई फोर्स के कारण ही यहां पर रिलेटिव मोशन हो पाएगा, कि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा पिस्टन के, तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करेगा। फोर्स के कारण, किसके कारण, फोर्स लगेगा, तो यहां पर पिस्टन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या आएगी, रिलेटिव मोशन आएगी। अब ये फोर्स कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर करेगा, तो कनेक्टिंग रॉड किसको मोशन ट्रांसफर करेगी, क्रैंक को, और क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और अल्टीमेटली हमको एक यूजफुल वर्क मिल जाएगा। यानी कि इस मशीन को हमने एक एनर्जी दी, फ्यूल को बर्न किया, और फ्यूल को बर्न करके एनर्जी की एक फॉर्म इसको दी, और इसने दूसरी यूजफुल फॉर्म हमको दे दी। तो अल्टीमेटली मशीन है क्या, तो मशीन क्या करती है, एनर्जी की एक फॉर्म को रिसीव करती है और उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई कि अल्टीमेटली यहां पर रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, और रिलेटिव मोशन किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स के कारण आ रहा है। तो देखो एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ो कि थ्योरी ऑफ मशीन में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेंगे, उन फोर्सेस की भी हम बात करेंगे। हम रिलेटिव मोशन की बात भी करते हैं किसके अंदर बेटा, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। नाउ यहां पर नोट करके लिखा गया है व्हाट इज मशीन, कि मशीन क्या होता है। मशीन इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूटिलाइज इट टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। मतलब क्या हुआ कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है कि वो एनर्जी की एक फॉर्म को रिसीव करती है और क्या करती है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है एनर्जी को और एक वर्क में कन्वर्ट कर देती है। नाउ द जो टर्म है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। बेसिक कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स की हम बात यहां नहीं करते। जैसे यहां पर जो वेरियस लिंक्स हैं, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लिंक है, एलिमेंट हैं इस मशीन के, तो वो जो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। हम ये नहीं जानने का प्रयास करेंगे यहां पर कि जो रिलेटिव मोशन है कि किस कारण से हो रहा है, बेसिक कॉज क्या है, यानी कि फोर्स की बात हम यहां पर नहीं करते। तो यानी स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, फोर्स को कंसिडर ना करते हुए जब हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और जब हम क्या करते हैं कि फोर्स यानी कि जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन के पीछे फोर्स कौन से हैं, जब हम फोर्स को कंसिडर करते हुए, सुनो, फोर्स को कंसिडर करते हुए जब हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ सिंपल मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है जरा समझेंगे। एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट to some other parts is known as kinematic link और element। देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ये पिस्टन है और ये क्या है, सिलेंडर है। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यस और नो, यस होगा। तो इसका मतलब जो पिस्टन है एक एलिमेंट है, एक लिंक है, सिलेंडर भी क्या है, एक लिंक है। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में क्या रिलेटिव मोशन होगा, यस होगा। तो कनेक्टिंग रॉड भी एक लिंक है। यहां पर आप देख सकते हैं एक ये क्या क्रैंक है, तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन है, हाँ जी रिलेटिव मोशन है। तो क्रैंक भी क्या है, एक लिंक है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कहने का है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो वही चीज लिखी गई है बेटा कि एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट्स इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, मतलब
मशीन का हर एक वो पार्ट जो अपने अगल बगल वाले पार्ट के साथ रिलेटिव मोशन में है तो वो एलिमेंट या लिंक कहलाता है। नाउ इट इज नेसेसरी, अब इस डायग्राम को तो बनाएंगे नहीं आप, अगर जरूरत पड़ जाए तो ये डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। यहां पर आप देख सकते हैं एक सिलेंडर रहा होगा, इसके अंदर ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है और इसके कारण क्या होगा, ये फोर्स ट्रांसफर होगा कनेक्टिंग रॉड को, ये क्रैंक को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। क्या करेगा, क्रैंक को ये रोटेट कराएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नेसेसरी फॉर द लिंक टू बी रेजिस्टेंट बॉडी सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। मतलब ये जरूरी है कि जो एलिमेंट है, क्या कि मशीन का जो भी एलिमेंट है, जो भी लिंक है, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, ताकि एक एलिमेंट जब मोशन को दूसरे बॉडी को जो है मोशन को ट्रांसफर कर सके, है ना, तो वो डिफॉर्म ना हो जाए। क्या ना हो जाए, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। सो लिंक शुड हैव द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी अगर किसी भी कोई भी अगर लिंक है, कोई भी अगर एलिमेंट है, तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज व्हाट, तो इट शुड हैव द रिलेटिव मोशन। पहला तो कंडीशन वही है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, सिलेंडर है, ये सब क्या है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ लिंक, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके जाएंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, पूरा लेक्चर देखने के बाद जो भी आपके अंदर फील आएगा, प्लीज राइट योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिएगा, और अपने दोस्तों को, जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, पूरी जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपके जितने भी कॉलेज मेट्स हैं, जितने बैच मेट्स हैं आपके, उन तक आप बताएंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताएं कि इस तरह से कोर्स ले सकते हैं आप लोग। आइए नाउ बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंक। हमने समझ लिया लिंक क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंक। नंबर 1 आता है रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब है इट इज अ लिंक दैट डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मोशन। कि जब कोई लिंक, जब कोई एलिमेंट मोशन को ट्रांसफर करेगा तो वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिजिड लिंक। एग्जांपल के तौर पे क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया। कि ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक, ये सब कैसे लिंक हैं, ये रिजिड लिंक है। कैसे लिंक हैं, रिजिड लिंक है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल लिंक। अभी मैंने शायद ये बोल दिया था कि फ्लेक्सिबल लिंक नहीं होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक निकल गया है, तो फ्लेक्सिबल लिंक भी होता है ना। तो डिफॉर्मेशंस आर देयर बट इन परमिसिबल लिमिट। देखिए मतलब डिफॉर्मेशन तो हो सकते हैं, लेकिन वो डिफॉर्मेसिबल एक परमिसिबल लिमिट के अंदर, यानी बहुत कम डिफॉर्मेशन होने चाहिए, बहुत कम डिफॉर्मेबल होने चाहिए। जैसे बेल्ट है ना, जैसा आप देख सकते हैं ये ड्राइवर है और ये ड्रीवन है, एक बेल्ट यानी एक पुली, दूसरी पुली, यहां पर बेल्ट लगी हुई है, क्योंकि बेल्ट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मोशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेल्ट से भी तो ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर बेल्ट जो है वो थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो बेल्ट ड्राइव हो गया, चेन ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव हो गया, वायर ड्राइव हो गया, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं, फ्लेक्सिबल। लेकिन इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इतने ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होने चाहिए। पता लगा कि ये मोशन को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिएगा, तो एक रिजिड लिंक हो गया, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक हो गया, एक आता है आपका फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक का मतलब है कि व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड या मोशन इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। जैसे आप लोग देखते हैं यहां पे, ये एक, यहां पर हमने मान लीजिए एक फोर्स लगाया P, और ये फोर्स P लगा रहे हैं यहां पर, यहां पर आप कह सकते हैं कि ये फोर्स P1 या, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं फोर्स। यहां पर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया F1, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जैसे हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक जैक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और हैवी वेट को हम लिफ्ट कर पाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के हेल्प से। तो यहां पर जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, पावर जो ट्रांसमिट हो रही है, जो मोशन ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज ड्यू टू ऑफ फ्लूइड। क्योंकि यहां पे आप फोर्स लगाएंगे, यहां से जो फोर्स लगेगा वो कहां पे जाएगा, फ्लूइड, और ये फ्लूइड क्या करेगा, इस फोर्स को, इस पावर को ट्रांसमिट करेगा। यहां पे ये स्मॉल प्लंजर होता है, लार्ज प्लंजर होता है। तो यहां पर जब हम पावर को, फोर्स को, मोशन को ट्रांसफर करते हैं फ्लूइड की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड लिंक। ठीक है, तो हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक जैक, जहां भी हाइड्रोलिक टर्म आएगी वो क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का और इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, और ये आया हुआ है
23-24 में पूछा गया, 21-22 में पूछा गया, बार बार ये रिपीट होता है। आइए समझते हैं, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ध्यान समझना क्योंकि आगे चल करके इनका बार बार जिक्र होता रहेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला आता है बेटा कि कंस्ट्रेंट, यहां पे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, पहला आता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा आएगा यहां पे इनकंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एंड थर्ड वन इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये 3 मोशन है जो हमको पढ़नी है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की, ठीक है। पढ़ेंगे जरा यहां पे कि व्हेन द मोशन बिटवीन पेयर is limited to definite direction irrespective of direction of force applied, then the motion is said to be completely constraint motion। ये कह रहा है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको मिलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर होल है, यहां पर एक स्क्वायर होल है और ये इसके अंदर जो है स्क्वायर बार जा रही है ना, ऐसे कुछ समझो कि जैसे ऐसा है, राइट, इस तरह से स्क्वायर होल है और ये जो है इस तरह से इसके अंदर स्क्वायर बार है। तो क्या ये ऐसे तो रेसिप्रोकेट कर सकती है? अरे यस और नो, ये ऐसे तो मूव कर सकती है इस डायरेक्शन में, क्या ये रोटेट भी कर सकती है? क्या ये रोटेट कर सकती है? क्या बताओ, इसमें रोटेट कर पाएगी? ये रोटेट नहीं कर पाएगी, ये केवल ये वाला मूवमेंट हो सकता है, इसमें ये रोटेट नहीं हो पाएगी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन आप चेंज भी कर दोगे ना इसमें, तो केवल और केवल यही मोशन पॉसिबल है, ये रोटेट ही नहीं कर सकती। इसका मतलब डेफिनेट आउटपुट मिलेगा आपको, एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वो कहलाती है आपकी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, यहां पर आप देखेंगे इस वाले में क्या, ये सर्कुलर होल है, ये सर्कुलर होल है और यहां पर जो शाफ्ट है सर्कुलर शाफ्ट है। कैसे शाफ्ट है? सर्कुलर शाफ्ट है। जैसे ये सर्कुलर होल है और ये सर्कुलर शाफ्ट है, तो ये क्या कर सकती है इसमें, ये इस तरह से स्लाइड भी कर सकती है। अरे सर्कुलर होल के अंदर कोई अगर बार है, कोई रॉड है, तो ये स्लाइड कर सकती है और ये रोटेट भी कर सकती है। तो यहां पर तो आपको 2 आउटपुट मिल गए नहीं, तो क्या करना है, यहां पर हमने कॉलर लगा दिए, यहां भी कॉलर लगा दिया और यहां भी हमने क्या लगा दिया, कॉलर लगा दिया है। अब क्या कर सकती है, अब ये सिर्फ रोटेट कर सकती है, स्लाइड नहीं कर सकती। आप यहां पर कोई भी फोर्स लगा दीजिए किसी भी डायरेक्शन में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने दोनों एंड पे कॉलर लगा दिए तो ये सिर्फ रोटेट कर सकती है, अब ये स्लाइड नहीं कर पाएगी। तो डेफिनेट डायरेक्शन में आपको आउटपुट मिल गया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कौन सी मोशन है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। कौन सी मोशन है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। ओके, और एक और एग्जांपल यहां आपको मिल जाएगा, एक एग्जांपल है द पिस्टन एंड सिलेंडर in a steam engine form a pair and motion of the piston is limited to definite direction, it will only reciprocate। भाई मैंने आपको यहां पर दिखाया था क्या अभी कि यहां पर जो पिस्टन है, ये पिस्टन केवल और केवल रेसिप्रोकेट कर सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। तो एक डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? जो चाहते हैं आप, यही तो चाहते हैं। क्या होना चाहिए? ये रेसिप्रोकेट होना चाहिए, ये रोटेट नहीं करना चाहिए। तो आपको डिजायर्ड आउटपुट, जो आप चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, वही मोशन आपको मिल रही है, वही आउटपुट आपको मिल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो मैंने कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के कितने एग्जांपल दे दिए आपको? 3 एग्जांपल दे दिए। एक तो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, दूसरा स्क्वायर शाफ्ट इन अ स्क्वायर होल, तीसरा कि सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विद कॉलर एट बोथ द एंड्स। एग्जांपल 1 2 3, 3 एग्जांपल आपको दे दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब हुआ? जैसे ये राउंड होल है, सर्कुलर होल है और इसके अंदर जो सर्कुलर शाफ्ट है ये, अब ये शाफ्ट क्या कर सकती है? ये शाफ्ट रोटेट भी कर सकती है और ये शाफ्ट रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। अरे यस और नो, ये रोटेट भी कर सकती है और ये रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या कहलाएगा आपका? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। अगर मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो पा रही है, इफ द मोशन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन। यहां पे आपने देखा केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल थी, इसमें केवल रेसिप्रोकेट कर सकती है, इसमें केवल रोटेट कर सकती है, लेकिन यहां पर रोटेट भी कर रही है, यहां पर रेसिप्रोकेट भी कर रही है। सो इसलिए क्या है ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। एक डायरेक्शन में मोशन नहीं है, एक से ज्यादा डायरेक्शन मोशन है। एग्जांपल, अ सर्कुलर बार और शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल एज शोन इन द फिगर।
is an example of incompletely constant motion as it may either rotate or slide in a hole। क्योंकि जो शाफ्ट है ये रोटेट भी कर सकती है और ये स्लाइड भी कर सकती है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में यहां पर मोशन पॉसिबल है, इसलिए इनकम्प्लीटली। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सी? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर फुट स्टेप बियरिंग का एग्जांपल है, तो यहां पर आप देखिएगा इस बियरिंग के अंदर ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट ऐसे ऐसे भी क्या कर सकती है, ऊपर नीचे अप डाउन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, और ये रोटेट भी कर सकती है, ये रोटेट भी कर सकती है। तो कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्या कहलाएगी? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा कर जाएं आप इसके अंदर कि एक अभी दो डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, ये वाला मोशन हो रहा है एक डायरेक्शन और रोटेट कर रही दूसरी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इसकी मोशन को आप रोक दीजिए, एक डायरेक्शन में मोशन रोक दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये अपने आप नहीं है, ये कंप्लीटली नहीं है, ये कंप्लीटली नहीं है, ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है, करना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या करा, यहां पर एक लोड प्लेस कर दिया, इसके ऊपर एक लोड प्लेस कर दिया। अब जैसे इसके ऊपर आपने लोड प्लेस कर दिया, लोड लगा दिया यहां पे, तो ये वाला मोशन रुक जाएगा इसका। अब ये केवल रोटेट कर पाएगी, यानी एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो पाएगी। तो क्या बन जाएगी? ये कंस्ट्रेंट मोशन बन जाएगी। कौन सी? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो लिखा है व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ पेयर इन सच ए वे दैट कंस्ट्रेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। कंस्ट्रेंट मोशन कंप्लीटली नहीं है, अपने आप से नहीं है, बाय इटसेल्फ, बट बाई सम अदर मीन्स, लेकिन हमने कुछ और इसमें अरेंजमेंट किया, देन द मोशन इज सेड टू बी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बोल रहा है आगे? एग्जांपल के तौर पे फुट स्टेप बियरिंग एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं द शाफ्ट में रोटेट इन अ बियरिंग और इट में मूव अपवर्ड। ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकती है या रोटेट कर सकती है, एंड दिस इज केस ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये वाला केस बन जाएगा। ये तो अगर ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो ये वाला केस बन गया, ये तो सेम केस बन गया। लेकिन हमने इस पे लोड प्लेस कर दिया, एक डायरेक्शन मोशन को रोक दिया, अब ये सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन बन चुकी है। सो बट इफ द लोड इज प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट टू प्रिवेंट एक्सियल अपवर्ड मूवमेंट, एक्सियल अपवर्ड मूवमेंट हमने रोक दिया ऑफ द शाफ्ट, देन द मोशन ऑफ द पेयर इज सेड टू बी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां पर भी अल्टीमेटली यहां पर भी हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, यहां भी हमको एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। तो ये हमारे काम की है, ये वाली भी हमारे काम की है। इसमें तो अपने आप मिल ही रहा था एक डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर मिल रहा था अपने आप, लेकिन यहां हम ले रहे हैं इसे कंस्ट्रेंट मोशन, लेकिन ये है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की कौन सी है? एक तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है और एक हमारी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। तो आगे जब भी हम बात करेंगे काइनेमेटिक चेन की, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर की, तो वहां पर जो रिलेटिव मोशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? रिलेटिव मोशन मस्ट बी कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सी? एक तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो बात समझ में आ गई? कंस्ट्रेंट मोशन है, देखो ये भी कंस्ट्रेंट है, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है और ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है। ये इनकम्प्लीटली है, ये सक्सेसफुली है, और पहले कौन सी थी? कंप्लीटली थी। तो कौन सी मोशन चाहिए आपको? जिसमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा हो, जो आपकी चाहत है, जो आपको चाहिए, अगर वो आउटपुट मिलेगा तो वो कहलाएगी कंस्ट्रेंट। कौन सी मोशन? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट आता है बेटा काइनेमेटिक पेयर। क्या आता है? काइनेमेटिक पेयर। पेयर का मतलब होता है दो से। तो यहां पर दो एलिमेंट क्या मिलेंगे? दो एलिमेंट यानी कि दो लिंक मिलकर के क्या बनाएंगे? एक पेयर बनाएंगे। तो लिखा है यहां पे द टू लिंक और टू एलिमेंट ऑफ ए मशीन, कि मशीन के दो एलिमेंट या मशीन के दो लिंक व्हेन इन कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट में आते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं, आर सेड टू फॉर्म ए पेयर, तो एक पेयर बनाते हैं। इफ द रिलेटिव मोशन between them is completely or successfully constrained, the pair is known as kinematic pair। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने बोला कि दो लिंक हैं, दो मशीन के दो लिंक हैं, दो एलिमेंट हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आ गए तो पेयर तो बन गया। लेकिन वो पेयर तो बना, हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक पेयर की। अरे दो एलिमेंट, मशीन के दो लिंक कांटेक्ट में आए, दैट मींस वो पेयर बन चुका है। लेकिन उसको हम काइनेमेटिक पेयर कब कहेंगे? जब काइनेमेटिक पेयर हम तब कहेंगे कि दोनों एलिमेंट के, दोनों लिंक के बीच में अगर जो रिलेटिव मोशन है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे एक पेयर का मतलब दो से होता है, लेकिन वो पेयर
काइनेमेटिक पेयर तब कहलाएगा जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन या तो कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए। दो बताए थे ना, आप बताए थे जो हमारे काम के, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली नहीं, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया आपका काइनेमेटिक पेयर। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई करते हैं और इसका क्लासिफिकेशन जो है लोअर पेयर हायर पेयर जो है अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट से मिलकर के एक पेयर बन रहा है, उन एलिमेंट के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो किस टाइप का है। फर्स्ट बनाता है इसमें स्लाइडिंग पेयर, कि व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर, द पेयर इज नोन एज स्लाइडिंग पेयर। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, टेल स्टोक ऑन द लेथ स्टोक। देखिए पिस्टन सिलेंडर क्या करता था, यहां पे आइएगा, ये जो पिस्टन सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा सिलेंडर के अंदर। तो यहां पर स्लाइडिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा, स्लाइडिंग हो रही है। जैसे डॉक्टर की सिरिंज होती है, तो उसको जब हम खींचते हैं पिस्टन को ऐसे, है ना, उसके अंदर दवाई भरने के लिए, फिर उसको दवाई को बाहर निकालने के लिए, तो जो सिलेंडर है और जो पिस्टन है इसके बीच में स्लाइडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लाइडिंग। तो ये स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा। दूसरा देखते हैं, तो स्लाइडिंग पेयर हो गया बेटा। दूसरा आता है यहाँ पे एग्जांपल स्लाइडिंग पेयर का, क्या हो गया, स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल हो गया पिस्टन एंड सिलेंडर। दूसरा जो टेल स्टोक ऑन द लेथ मशीन बेड। आपने देखा होगा लेथ मशीन कभी चलाई है कि नहीं चलाई है, चलाई नहीं है तो देखी तो होगी भाई, आप थर्ड ईयर में भी गए होंगे, सेकेंड ईयर में भी गए होंगे, वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट ईयर में भी गए होंगे। तो लेथ मशीन पे क्या होता है, टेल स्टोक होता है, एक हेड स्टोक, टेल स्टोक होता है। तो बेड के ऊपर क्या करता है, वो स्लाइड करता है, टेल स्टोक क्या करता है, स्लाइड करता है। तो वहां पर स्लाइडिंग क्या है, मोशन किस टाइप का है, स्लाइडिंग मोशन है, तो वो भी स्लाइडिंग पेयर बनता है। दूसरा जो आता है क्लासिफिकेशन, वो टर्निंग पेयर। तो व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन कैन ओनली टर्न और रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ अनदर लिंक, जब एक लिंक दूसरे लिंक की जो एक्सिस है उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, या उसके अबाउट क्या कर रहा है बेटा, टर्न कर रहा है, या तो टर्न कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, उसको बोला जाता है टर्निंग पेयर। शाफ्ट विद कॉलर एट बोथ द एंड्स, है ना। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिएगा, जैसे ये है ना, कि भाई ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, और ये क्या कर रही है, इसके अंदर बियरिंग के इसके अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये यहां पर जो पेयर बनेगा वो कौन सा पेयर बनेगा, ये बनेगा टर्निंग पेयर, है ना, क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मोशन कैसा होना चाहिए, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए दो जो सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर होल के अंदर, तो दोनों तरफ क्या लगे होंगे, एंड कॉलर्स लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट आता है बेटा रोलिंग पेयर। कौन सा पेयर, रोलिंग पेयर। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन रोल्स ओवर द अनदर, कि अगर एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर। जैसे बॉल एंड रोलर बियरिंग है ना, जैसे यहां पर ये एक लिंक है, ये मान लो फिक्स है, और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। इसमें भी कंडीशन होनी चाहिए कि प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग की जो कंडीशन है, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट की, दैट मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा। आर इसकी रेडियस है, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बॉल एंड रोलर बियरिंग। नेक्स्ट आता है स्क्रू पेयर। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड्स, द पेयर इज नोन एज स्क्रू पेयर। जैसे नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट देखा है कि भाई नट के अंदर थ्रेडिंग्स होती है और जो बोल्ट होता है उसके बाहर की तरफ थ्रेडिंग्स होती है। तो बोल्ट और नट को जो हम नट एंड बोल्ट का जब हम यूज करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्क्रू पेयर कहलाता है। स्फेरिकल पेयर। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है जो कि स्फेरिकल शेप का होगा, टर्न कर सकता है अबाउट दी अदर फिक्स्ड एलिमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर आप, कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये बॉल एंड सॉकेट है, तो ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ये क्या कर सकता है, यहां पे क्या कर सकता है, ये इसके अबाउट क्या करता है, स्वेल कर सकता है या फिर टर्न कर सकता है। जैसे ये है, ये वाला जो ज्वाइंट होता है हमारा, ये भी कौन सा ज्वाइंट है बेटा, ये भी स्फेरिकल ज्वाइंट होता है, स्फेरिकल पेयर, है ना, इस तरह से। जैसे आपका पेन स्टैंड होता है, जब आपने पेन स्टैंड रखते हो तो क्या कर सकते हो, पेन को आप ऐसे ऐसे चला सकते हो, लाइक दिस 3D में।
तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? पेन स्टैंड जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल? पेन और स्टैंड किसका एग्जाम्पल है? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल पेयर। आगे बढ़ते हैं, जो कि एकेटी 2024-25 में पूछा गया आपसे कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, उसके हिसाब से बताओ कि कौन कौन से आपके पेयर होंगे। एक होता है लोअर पेयर और दूसरा होता है हायर पेयर। तो व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर हैव सरफेस कांटेक्ट, जब दोनों एलिमेंट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा, कैसा कांटेक्ट होगा? सरफेस कांटेक्ट होगा, इस तरह से सरफेस कांटेक्ट अगर होगा तो उसको बोला जाएगा कि उसको बोला जाएगा लोअर पेयर। जैसे स्लाइडिंग पेयर अभी पढ़ा हमने, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, इनमें सब में क्या है ना, सरफेस कांटेक्ट है। जैसे पिस्टन सिलेंडर है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है, तो वहां पे सरफेस कांटेक्ट है। तो नट बोल्ट है, सरफेस कांटेक्ट है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए बेटा? लोअर पेयर के। सरफेस कांटेक्ट अगर हो लोअर पेयर। अगर मान लीजिए किसी दो एलिमेंट में क्या हो रहा है? पॉइंट कांटेक्ट है या फिर लाइन कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट नहीं, या तो पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट है, तो वो कहलाता है हायर पेयर। क्या कहलाता है? हायर पेयर। कि when the two elements of a pair have line contact or point contact when relative motion takes place, then the pair is known as higher pair। जैसे फ्रिक्शन डिस्क हो गया, टोथ गियरिंग हो गया, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बेल्ट एंड रोप ड्राइव भी किसका एग्जांपल है? हायर पेयर का एग्जांपल है। बॉल एंड रोलर बियरिंग हो गया, कैम एंड फॉलोवर हो गया। कैम एंड फॉलोवर अपने आप में एक यूनिट है, पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है ना। तो ये किसके एग्जांपल हो गए? हायर पेयर के। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट कितने टाइप के पेयर होते हैं, ये पूछा गया था 2024-25 में। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। एक होता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, दूसरा होता है फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। तो व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली इन सच ए वे दैट द ओनली द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन अकर्स, देन इट इज नोन एज सेल्फ क्लोज्ड पेयर। अपने आप से ही अगर हमको क्या मिल रहा है, इस तरह से दोनों एलिमेंट मैकेनिकली कनेक्टेड है कि हमको डिजायर्ड आउटपुट, जो डिजायर मोशन है वो मिल रहा है, तो वो सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहलाएगा। जैसे लोअर पेयर हो गए, सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। तो व्हेन द टू एलिमेंट्स of a pair are not connected mechanically but are kept in contact by the action of external force। हम external force लगा करके, जब हम external force लगाते हैं तो हमको desired output मिलता है, then द पेयर जो बनेगा, जो काइनेमेटिक पेयर होगा, फोर्स क्लोज पेयर कहलाएगा। जैसे डोर क्लोजर हो गया, कैम एंड फॉलोवर हो गया, ठीक है ना। जब हम कैम एंड फॉलोवर पढ़ेंगे उसका जो मैकेनिज्म आप देखेंगे, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। चलिएगा, नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा यहां से, काइनेमेटिक चेन। अब थोड़ा सा यहां पर इक्वेशंस आने लग जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। गेट में एक क्वेश्चन आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, किसी कोई मैकेनिज्म दे देगा आपको, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कब बनता है, फ्रेम कब बनता है, काइनेमेटिक चेन कब बनती है ना, और कब हमको कंस्टेंट मोशन मिलती है, कब हमको अनकंस्टेंट मोशन मिलती है। ये देखिएगा पूरा, ये देखो एकेटी में आया हुआ है, ये देखिए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स की बात करेंगे, ये एकेटी में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा, तो बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। ओके, नाउ सो काइनेमेटिक चेन होती क्या है बेटा? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा सबसे पहले कि लिंक क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। लिंक और एलिमेंट एक ही बात है। एलिमेंट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, यस, कि किसी भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जब आपस में रिलेटिव मोशन होती है तो वो लिंक या एलिमेंट कहलाता है। फिर हमने ये देखा कि दो लिंक या दो एलिमेंट मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तो पेयर बनता है। अगर वो दोनों जब कांटेक्ट में, जो पेयर बना, अगर उस पेयर से हमको रिलेटिव मोशन मिल रही है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, तो उसको हमने बोला काइनेमेटिक पेयर। क्या बोला? काइनेमेटिक पेयर। अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक चेन की। भाई दो लिंक से मिलकर बन गया पेयर, अब हम कई लिंक को मिलाकर के बनती है काइनेमेटिक चेन। क्या मिलती है? काइनेमेटिक चेन। अब देखिए एक लिंक है, मान लो ये एक लिंक है, थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे कि मान लो कि ये एक लिंक है लाइक दिस, ये एक दूसरा लिंक है, तो क्या ये चेन बनी? क्या अभी चेन तो नहीं बनी। चेन का मतलब तो ये है कि जब फर्स्ट वाला लिंक लास्ट वाले लिंक से जुड़ जाएगा, तो मान लो एक लिंक और है, और मान लो कि अब अभी भी ये चेन नहीं बनी है ना।
अब मान लो इसको मैंने इसे जोड़ दिया तो अब ये चेन बन चुकी है, यानी कि ये था हमारा लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4। तो फर्स्ट वाला जो लिंक नंबर 1 है वो लास्ट वाले लिंक नंबर 4 से जुड़ चुका है, दैट मींस ये चेन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? चेन। लेकिन हम इसको काइनेमेटिक चेन कब कहेंगे? कि जब इस चेन से हमको रिलेटिव मोशन मिल रही होगी। कौन से वाली? जब हमको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिलेगी तब हम इसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चेन। बात समझ में आ गई? फर्स्ट लिंक लास्ट वाले लिंक से जब जुड़ जाएगा तो चेन बन जाएगी, और वो चेन काइनेमेटिक चेन कब कहलाएगी? जब इस चेन से हमको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिल रहा होगा तब वो कहलाएगी। वही चीज देखो यहां पर लिखी गई है बेटा, आइए पढ़ लेते हैं। ओके 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 ओके, नाउ when the kinematic link are connected in such a way that the last link is joined to the first link to transmit the definite motion। कह रहा है कि फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से इस तरह से जुड़ा होना चाहिए, इस तरह से ज्वाइंट होना चाहिए कि आपको डेफिनेट मोशन मिले, और डेफिनेट मोशन मिले मतलब कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन मिले या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिले, तब हम कहेंगे कि वो जो चेन है दैट इज द काइनेमेटिक चेन, दैट इज द काइनेमेटिक चेन। कंस्टेंट मोशन मिले, कौन सी? सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन या फिर कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ लिंक हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो एक्चुअली जो नंबर ऑफ लिंक होते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट होते हैं, उनमें एक रिलेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ पेयर P है और नंबर ऑफ लिंक जो है L है, L से हमने लिखा नंबर ऑफ लिंक और P से लिखा हमने नंबर ऑफ पेयर। तो एक इक्वेशन यहां पर आपको दिख रही होगी, याद कर लो इसको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 कि ये रिलेशन है लिंक, नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर में, कि L इज इक्वल टू 2p-4, L इज इक्वल टू 2p-4। ये एक रिलेशन है नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर में। नाउ अनदर रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ ज्वाइंट, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर पेयर भी बन रहा है, यहां पर पेयर भी बन रहा है, ज्वाइंट भी है यहां पे और नंबर ऑफ लिंक में है। तो एक और रिलेशन आता है किसमें? कि नंबर ऑफ लिंक में और नंबर ऑफ ज्वाइंट J में। तो क्या रिलेशन है? J इज इक्वल टू 3/2 L-2। तो ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो बेटा पहला रिलेशन किसमें? नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर में। दूसरा रिलेशन किसमें? नंबर ऑफ ज्वाइंट J और नंबर ऑफ लिंक L में। अगर कोई चेन काइनेमेटिक चेन है तो वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर इतने होने चाहिए उसमें कि दोनों बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। यही चीज यहां लिख दी गई है कि द इक्वेशन 1 and 2 आर एप्लीकेबल ओनली टू काइनेमेटिक चेन। ये काइनेमेटिक चेन के लिए ही है। ये किसके लिए हैं? काइनेमेटिक चेन के लिए हैं। इन विच द लोअर पेयर्स आर यूज्ड, और इसमें जो पेयर हैं वो लोअर पेयर हैं। आगे चल करके हम देखेंगे हायर पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ये जो इक्वेशन है केवल और केवल किसके लिए है? ये इक्वेशन है बेटा हमारी लोअर पेयर के लिए। दीज इक्वेशंस में आल्सो बी अप्लाइड टू द काइनेमेटिक चेन इन विच द हायर पेयर आर यूज्ड। अगर लोअर पेयर की जगह हायर पेयर यूज हुए तब भी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस ईच हायर पेयर मे बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर। उस समय हम एक हायर पेयर को 2 लोअर पेयर के बराबर यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद कर लीजिए। अब क्या करना है बेटा हमको कि पहली इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, अभी जो हमने लिखी थी L इज इक्वल टू 2p-4, याद करो फिर से, ठीक है ना। J इक्वल टू 3/2 L-2। तो ये तो दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन हमको ये बताएंगे कि कोई भी चेन जो है, कोई भी जो लिंक का अरेंजमेंट है, क्या वो काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। So let us apply these two equations to the following cases to determine whether each of them is a kinematic chain or not, कि ये kinetic chain है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला केस लेंगे यहाँ पर जिसमें 3 लिंक होंगे, हम देखेंगे इसको कि kinetic chain है या नहीं है by using these two equations। दूसरा केस हम यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ लिंक कितने यहाँ पर 4, तो ये जो 4 लिंक वाला अरेंजमेंट है क्या ये kinetic chain है या नहीं है। फिर हम लेंगे नंबर ऑफ लिंक यहाँ पर कितने 5 है, क्या ये kinetic chain है या नहीं है। तो ये हम केसेस यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बाद में बात करेंगे। चलिए, तो पहला केस हमने लिया यहां पर कि जहां पर अरेंजमेंट ऑफ 3 लिंक है। तो देखो जरा,
कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री लिंक्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा ए बी लिंक, ये रहा बी सी और ये रहा सी ए। तो ये हो गया लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो पहली इक्वेशन यहां पर अप्लाई करेंगे कि पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं बेटा। यहां पर नंबर ऑफ लिंक है 3, नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? अरे नंबर ऑफ पेयर कितने हैं कि ये वाला लिंक और ये वाला लिंक मिलके एक पेयर बनाएगा, ये मिलके दोनों एक पेयर बनाएंगे, ये वाले एक पेयर बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए यहां पर? नंबर ऑफ पेयर बन गए यहां पर 3। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ लोअर पेयर हो गए 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं? एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट और तीसरा ज्वाइंट। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट भी कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। L इक्वल टू 2p-4 में L की वैल्यू पुट करेंगे 3, 2 इंटू p की वैल्यू कितनी है? 3 और -4 भी है यहां पे। दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू ये आ रहा है बेटा आपका 2। अरे यस और नो, कितना आ रहा है? L इक्वल टू 2p-4 में आपने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड तो 3 है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है, ये वाली जो राइट हैंड साइड थी, ध्यान दो, ये वाली जो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड तो 3 के बराबर है। अब ये 2p-4 कितना आ रहा है? ये 2 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड 2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड से ज्यादा हो गई, इसका मतलब इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन 1 आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो काइनेमेटिक चेन नहीं हो सकती। काइनेमेटिक चेन के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए थी। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको जरा लगा के देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? j इक्वल टू 3/2 L-4। तो j कितना है बेटा? 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 3 के बराबर आ गई। अब राइट हैंड साइड जो ये है इसको देख लेते हैं। 3/2, L की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -2, तो ये आ गई 2.5। तो इसमें भी क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा आ रही है, यानी कि ये जो आपकी 3 लिंक वाला जो अरेंजमेंट है ये क्या नहीं कर रहा है? ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। अगर काइनेमेटिक चेन नहीं है इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक चेन नहीं है, उसमें भी 3 केस बनेंगे, देखेंगे। तो ये पहला केस है, काइनेमेटिक चेन नहीं है क्योंकि ये 2 इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो काइनेमेटिक चेन नहीं है तो फिर क्या है? ये एक फ्रेम है, ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम होता है, जो ट्रस होता है, उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होती है। रिलेटिव मोशन नहीं होती है। तो ये तो लॉक, एक तरह से क्या हो गई है? ये तो लॉक हो गई, ये तो लॉक चेन है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 3 पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल 1 पेंसिल 2, यहां पर पिन लगा दीजिए और तीसरी यहां भी पिन लगा दीजिए, यानी 1 2 3 पेंसिल लीजिए, पिन लगा दीजिए और जब पिन लग जाएगी उसमें, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता। और जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इट इज लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लाइक अ फ्रेम। समझ रहे हो? तो लिखा है यहां पे कि सिंस अरेंजमेंट ऑफ 3 लिंक्स एज शोन इन द फिगर डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन एंड हेंस नो रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल। कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं होगा। एंड सच टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड लॉक्ड चेन। ये तो लॉक हो गई, ये तो लॉक्ड चेन है, या इसको बोल सकते हैं रिजिड फ्रेम, या बोल सकते हैं क्या? स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ट्रसेस। जो ब्रिज होते हैं, जो ट्रस होते हैं आपके, वहां पर इनका यूज किया था लॉक्ड चेन का। तो लॉक्ड चेन का कहां पे यूज करते हैं? ट्रस में, क्योंकि वहां पर रिलेटिव मोशन थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, तो ये मशीन के अंदर यूज नहीं होगा। दिस इज नॉट ए काइनेमेटिक चेन। तो यहां पर 3 केस बनेंगे बेटा, 3 केस बनेंगे। पहला केस कौन सा बनेगा? कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वो जो चेन होगी वो लॉक्ड चेन होगी। दूसरा केस क्या बनेगा हमारा? दूसरा केस बनेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब वो काइनेमेटिक चेन है। अगर वो काइनेमेटिक चेन है तो वहां से हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, वहां से हमको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिलेगी। तीसरा केस हो सकता है हमारा कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम हो जाए, तो ये भी काइनेमेटिक चेन नहीं है, ये भी काइनेमेटिक चेन नहीं है। तो इस वाले केस में तो लॉक्ड चेन हो जाएगी, और इस वाले केस में क्या होगी? वहां पर जो मोशन मिलेगा वो कई डायरेक्शन में मिल जाएगा, यानी इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन मिलेगा वहां पे। ठीक है, चलिएगा। तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि जब नंबर ऑफ लिंक 3 है तो इसका मतलब वो काइनेमेटिक चेन नहीं है, वो लॉक्ड चेन है। दूसरा, नंबर ऑफ लिंक हो गए 4, लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर नंबर ऑफ लिंक 4 हो गए, पेयर कितने हो गए? 1
2 3 4, नंबर ऑफ पेयर भी 4 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट जे भी 4 हो गए। तो पहली इक्वेशन लगाएंगे L इक्वल टू 2p माइनस 4, L इक्वल टू 2p माइनस 4, तो L की वैल्यू कितनी है 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 4 के बराबर आ गई। ये देखते हैं राइट हैंड साइड भी 4 के बराबर आ गई है। अरे यस और नो, 2 इंटू पी की वैल्यू 4 रखी, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 दैट इज 4, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन है बेटा। क्या है ये? काइनेमेटिक चेन है। दूसरा आ जाइए, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, j इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, तो j की वैल्यू कितनी रख दी हमने, यहाँ से 4 रख दी, तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने इसको देखा L की वैल्यू 4 रख दी यहाँ पर हमने, तो ये भी 4 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ 4 बार लिंक एज शोन इन द फिगर satisfy the equation 1 and 2, therefore it is a kinematic chain of 1 degree of freedom। कितना है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी मैकेनिज्म की, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है 5 लिंक का है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ लिंक L 4 है 5 है। नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ पेयर कितने हैं बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ पेयर भी 5 है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने बेटा यहाँ पे 5, ठीक है। तो P L और J की वैल्यू 5 है। इक्वेशन 1, तो L की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 5 के बराबर आ गई, राइट हैंड साइड कितने आ जाएगी 2 इंटू पी की वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये आ जाएगी 6। दैट मीन्स इस बार लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम है। इस वाले में आ जाइएगा, यहां पर जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम होगी, इसका मतलब काइनेमेटिक चेन तो नहीं है। काइनेमेटिक चेन होती तो बराबर होती लेफ्ट हैंड राइट साइड के। अगर यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम है तो देखें क्या होगा। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ 5 लिंक एज शोन इन द फिगर डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड left hand side is less than the right hand side, therefore it is not a kinematic chain, and such type of chain is called unconstrained chain। कैसी चेन? अनकंस्ट्रेंट चेन। यहां से डिजायर्ड आउटपुट मिलने वाला नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा डायरेक्शन में आपको आउटपुट मिलेगा, दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो रिलेटिव मोशन इज नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रेंट एंड दिस टाइप ऑफ चेन ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इस टाइप की जो चेन होती है इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, बहुत ज्यादा यूज इनका, प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है, बहुत कम यूज इनका देखने को मिलता है। ओके, ठीक बात है। चलिएगा, नाउ अ चेन हैविंग मोर देन 4 लिंक इज नोन एज कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। तो देखिए 3 अगर लिंक लगे थे तो वो चेन काइनेमेटिक चेन बन ही नहीं रही थी, वो तो काइनेमेटिक चेन नहीं थी। जब नंबर ऑफ लिंक 4 हुए तो वो काइनेमेटिक चेन बन गई। अब जब किसी भी चेन के अंदर अगर नंबर ऑफ लिंक 4 से ज्यादा होंगे तो उसको बोला जाता है कंपाउंड चेन या कंपाउंड मैकेनिज्म। अगर नंबर ऑफ लिंक 4 है तो क्या कहलाएगा, सिंपल मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, सिंपल मैकेनिज्म या सिंपल काइनेमेटिक चेन। नंबर ऑफ लिंक अगर 4 से ज्यादा हो गए तो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड काइनेमेटिक चेन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आज की लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन अ चेन। ये जो हम ज्वाइंट्स की बात कर रहे थे, ये कितने टाइप्स के ज्वाइंट हो सकते हैं। तो पहला आता है इसमें बाइनरी ज्वाइंट देखने वाले हैं, दूसरा आता है इसमें टर्नरी ज्वाइंट, और तीसरा आता है इसमें क्वाटरनरी ज्वाइंट। उसके बाद हमारा लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान सा है, देखते हैं आइए। तो पहला जो ज्वाइंट है बेटा बाइनरी ज्वाइंट, तो नाम से पता लग रहा है कि जो बाइनरी ज्वाइंट है, बाइनरी का मतलब होता है 2 से, तो यहां पर बाइनरी ज्वाइंट का मतलब है कि व्हेन 2 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जहां पर 2 लिंक ज्वाइंट हो रहे हों उसको बोला जाता है बाइनरी ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, द ज्वाइंट इज नोन एज बाइनरी ज्वाइंट। फॉर एग्जांपल चेन इज शोन इन द फिगर हैज 4 लिंक्स एंड 4 बाइनरी ज्वाइंट, 1 2 3 4, यहां पर 4 लिंक हैं। तो यहां पर इसमें ये जो ज्वाइंट है यहां पर 1 और 2 ही लिंक है, यहां पर भी लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 ये भी बाइनरी है, यहां पर भी एक दूसरा तीसरा लिंक ज्वाइंट है, यहां पर तीसरा चौथा लिंक ज्वाइंट है। तो यहां पर कितने बाइनरी ज्वाइंट हो गए बेटा, 4 बाइनरी ज्वाइंट हो गए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चेन वेदर द चेन इज अ लॉग्ड चेन, वो लॉग्ड चेन है यानी कि स्ट्रक्चर है, या काइनेमेटिक चेन है, या फिर अनकंस्ट्रेंट चेन है, द फॉलोइंग रिलेशन में बी यूज्ड। जो हम रिलेशन यूज करते आ रहे थे अभी, हम एक और रिलेशन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो रिलेशन है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वही रिलेशन तो है, वही रिलेशन है। यहां पर क्या आ गया, एच और आ गया। मैंने बोला था ना अभी आगे चलकर हम देखें हायर पेयर भी होता है। तो यहां पर जे है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, एच यहां पर नंबर ऑफ हायर पेयर है।
क्या है एच यहाँ पर हायर नंबर ऑफ हायर पेयर, एल जो है नंबर ऑफ लिंक है। अगर किसी चेन के अंदर हायर पेयर की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन गई, वही से बन गई जे इक्वल टू 3/2l-2, वही तो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम ये पता करने के लिए कि जो चेन है ये काइनेमेटिक चेन है या स्ट्रक्चर है या अनकंस्ट्रेंट चेन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, एल की नंबर ऑफ लिंक 4 है और नंबर ऑफ ज्वाइंट भी यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, अभी काउंट करवाए थे आपको। तो इस इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, जे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जे की वैल्यू है 4 और 3/2 इंटू एल, एल की वैल्यू भी 4 है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड 4 के बराबर होगी। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये किसके बराबर आ रही है, ये भी 3/4, ये 2 इंटू 3 यानी 4 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट मींस देयरफॉर द चेन इज ए काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन मतलब कंस्ट्रेंट चेन, काइनेमेटिक चेन मतलब कंस्ट्रेंट चेन, है ना, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट चेन। आगे बढ़ सकते हैं क्या, यस देखिए आपको मैं टाइम भी ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हर चीज को मैं लिख लिख के यहां पर कराने लग जाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे इतना भी ध्यान है कि आप लोगों की एक तो पेशेंस कम है, दूसरा टाइम, अगर आपको मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करूं, क्वालिटी के साथ डिलीवर करूं, तो इसमें मेहनत लगती है, पहले मेहनत लगती है कंटेंट को क्रिएट करने में, ताकि लेक्चर डिलीवर करते समय कम टाइम लगे, कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाए, ताकि टाइम बचा करके आप प्लेसमेंट के लिए, अदर एक्टिविटी के लिए समय निकाल सकें। तो बेटा ये काइनेमेटिक चेन है। चलिएगा दूसरा केस है टर्नरी ज्वाइंट। तो यहां पर आपने देखा कि हर एक कनेक्शन जो है वहां पर दो ही ज्वाइंट मिले, दो ही एलिमेंट हैं, दो ही लिंक हैं, तो ये सारे के सारे ज्वाइंट कैसे थे, बाइनरी ज्वाइंट। नाउ द टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी का मतलब होता है 3 से, यानी कि यहां पर देख जहां जिस कनेक्शन पे 3 लिंक मिल रहे होंगे, कितने 3, तो उसको बोलेंगे टर्नरी ज्वाइंट। जैसे तो व्हेन द 3 लिंक्स आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, एक कनेक्शन पर अगर 3 ज्वाइंट होंगे तो वो कहलाएगा टर्नरी ज्वाइंट। जैसे यहां पर लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 6, ये 2 लिंक हैं, तो ये है आपका बाइनरी ज्वाइंट। 1 और 2, यहां भी कितने 2 लिंक ज्वाइंट कर रहे हैं, ये बाइनरी ज्वाइंट है। ये भी कैसा है, बाइनरी ज्वाइंट है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस वाले ज्वाइंट पे एक लिंक, दूसरा, तीसरा, 3 लिंक हैं, तो ये हो गया टर्नरी ज्वाइंट। ये भी क्या हो गया 1 2 3, ये भी हो गया टर्नरी ज्वाइंट। तो इस मैकेनिज्म के अंदर कितने टर्नरी ज्वाइंट है बेटा, यहां पर आपको देख रहे हैं 3 ज्वाइंट है। तो अब यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो 1 टर्नरी ज्वाइंट होता है वो 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लिखा है यहां पे द ज्वाइंट इज, ये तो हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। जो टर्नरी ज्वाइंट है ये 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है ना, 1 t इक्वल टू 2 का मतलब 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। अब यहां पर आपको टोटल इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट बताने हैं, कितने, क्या बताना, टोटल इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट कितने होंगे, तो देखो बाइनरी ज्वाइंट काउंट करो, ए 1, ये हो गया बाइनरी ज्वाइंट, ये भी हो गया बाइनरी ज्वाइंट और ये भी हो गया बाइनरी ज्वाइंट। तो 3 बाइनरी ज्वाइंट तो यही हो गए, तो हमने लिखा 3 कौन से बाइनरी ज्वाइंट। उसके बाद हमने देखा कि ये एक टर्नरी ज्वाइंट ये है और एक टर्नरी ज्वाइंट ये है, तो 2 टर्नरी ज्वाइंट है। 2 का मतलब भाई एक टर्नरी ज्वाइंट का मतलब है 2 बाइनरी ज्वाइंट। तो अगर इसको हम देखें कितने बाइनरी ज्वाइंट बनेंगे, यहाँ पे 2, ये 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है, तो 2 और 2 4, 5 6 और 7, तो टोटल इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट कितने हो जाएगा 7। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे 2 इंटू 2 करा मैंने, 2 इंटू 2 का मतलब है कि 2 तो ये वो है कि भाई एक टर्नरी ज्वाइंट में 2 बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, फिर यहाँ पर 2 टर्नरी ज्वाइंट है, तो जितने भी टर्नरी ज्वाइंट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो टोटल यहाँ पर 7 बाइनरी ज्वाइंट आ गए। इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, j इक्वल टू 3/2l-2। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ लिंक कितने, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लिंक 6 हैं, और नंबर ऑफ ज्वाइंट, क्योंकि इस इक्वेशन में जो j है बेटा ये नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है, ये नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है, क्योंकि इसके अंदर बाइनरी भी है टर्नरी भी है, तो हमने टर्नरी को भी बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट देख लिया है। तो टोटल j की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 7 आएगी, तो वैल्यू पुट करेंगे, j की वैल्यू 7 रखेंगे, फिर यहाँ पर l की वैल्यू 6 रखेंगे, तो 7 इक्वल टू 7, दैट मीन्स दिस इज अ काइनेमेटिक चेन। कौन सी चेन है जी, दिस इज अ काइनेमेटिक चेन। क्या बोलते हो, तो कैसे पता लगेगा काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं, तब पता लगेगा आपको कि ये चेन कौन सी है। तो लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इस इक्वेशन में द चेन इज शोन इन द फिगर। कंफर्म हो गया कि ये काइनेमेटिक चेन है या फिर ये कंस्ट्रेंट चेन है, काइनेमेटिक मतलब कंस्ट्रेंट चेन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे कि क्वाटरनरी ज्वाइंट। क्वाटरनरी ज्वाइंट का मतलब है कि व्हेन 4 लिंक आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन, एक कनेक्शन पे अगर 4 लिंक कनेक्ट हो रहे होंगे, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कितने लिंक है, देखो टोटल लिंक कितने, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ लिंक तो यहाँ पर 11 है। अब देखते हैं बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं यहाँ पर, कि जहाँ पे 2 लिंक होंगे जिस कनेक्शन पे बाइनरी ज्वाइंट होगा। तो एक तो बेटा ये हो गया बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है, एक बाइनरी ज्वाइंट तो यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब और कोई भी, यहाँ पर केवल 2 लिंक हैं, क्या ऐसा कोई ज्वाइंट है जहाँ पर 2 लिंक हैं? नहीं, और इसके अलावा नहीं है। तो एक तो हो गया बाइनरी ज्वाइंट, है ना, आप देख सकते हैं एक तो हो गया बाइनरी ज्वाइंट। अब टर्नरी ज्वाइंट देखो, जहाँ पे 3 लिंक एक साथ होंगे, तो देखिएगा यहाँ पे एक तो टर्नरी ज्वाइंट ये है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 लिंक हैं, यहाँ भी 3 लिंक हैं, तो ये भी टर्नरी ज्वाइंट है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ भी 3 लिंक है, तो ये भी टर्नरी ज्वाइंट है। ओके, यहां पर आप देखिएगा तो ये भी टर्नरी ज्वाइंट है, यानी कि ए बी ई और एफ ये 4 टर्नरी ज्वाइंट हैं। और आपको पता है कि 4 टर्नरी ज्वाइंट हैं और एक टर्नरी ज्वाइंट जो है वो 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है, बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। अब देखो बात किसकी हो रही, क्वाटरनरी ज्वाइंट की। क्वाटरनरी ज्वाइंट मतलब 4 कनेक्शन कहां पे हैं, 4 कनेक्शन कहां पे हैं, 4 लिंक कहां पे हैं। एक तो यहां पर आप देखिएगा ये वाला, तो ये हो गया है क्वाटरनरी ज्वाइंट। यहां पर आप देखिएगा ये भी, यहां पे 1 2 3 4 ये भी क्या हो गया, क्वाटरनरी ज्वाइंट। यहां भी 4 लिंक एक साथ है, यहां भी 4 लिंक एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भी कोई है क्या? यस, यहां पर आप देखिएगा यस 1 2 बिल्कुल। तो यहां पर 2 क्वाटरनरी ज्वाइंट है ना। इसमें टोटल में अगर आप देखेंगे तो बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए थे, यहां पर 1, टर्नरी ज्वाइंट कितने हो गए थे, यहां पर 4, और क्वाटरनरी ज्वाइंट कितने हो गए, यहां पर 2। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1 टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है, और एक क्वाटरनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। लिखा है यहाँ पे 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई, जो टर्नरी ज्वाइंट कितने थे 4, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्वाटरनरी ज्वाइंट कितने हैं 2, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ये क्वाटरनरी ज्वाइंट है 2, तो ये 3 के बराबर होता है। एक क्वाटरनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट निकाल लिए। इसके टोटल कितने आ गए, कितने आ गए टोटल, ये आ गए बेटा 1 और 2 2 into 4 दैट इज 8 एंड 3 into 2 6, तो 6 + 8 + 1 दैट इज 15। तो यहां पर टोटल ज्वाइंट कितने आ गए 15, और एल नंबर ऑफ लिंक कितने यहां पर 11। तो ये वाली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, ये वाली इक्वेशन को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई यहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन, ये काइनेमेटिक चेन नहीं है। देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, देयरफॉर द चेन इज शोन इन द फिगर नॉट अ काइनेमेटिक चेन एंड सच टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड लॉक्ड चेन। आपने देखा पहले कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड ज्यादा है तो क्या कहलाएगी, लॉक्ड चेन कहलाएगी, यानी कि फ्रेम बनेगा या फिर स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, वो रिजिड फ्रेम कहलाएगा या स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहां पर हमारा बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट और क्वाटरनरी ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि जहां पर 2 लिंक एक साथ जुड़ रहे होंगे वो बाइनरी ज्वाइंट है, जहां 3 लिंक एक साथ जुड़ रहे होंगे वो टर्नरी ज्वाइंट है, जहां पे 4 लिंक एक साथ जुड़ रहे होंगे वो क्वाटरनरी ज्वाइंट है। एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है, और एक क्वाटरनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टोटल इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट निकाल सकते हैं और इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। उसके बाद लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि एप्लीकेशन के अंदर, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर AKTU बीटेक मैकेनिकल 3rd ईयर सेम 6 का जो कॉम्बो पैक है वो चल रहा है, जहां पे आपको टॉम, RAC, कैड कैम और एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कॉम्बो मिल रहा है। यहाँ पे राखी मैम का जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। कंटेंट राखी मैम ने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आप टॉम का इंडिविजुअल ले सकते हैं, RAC का ले सकते हैं, कैड कैम का ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अपना फीडबैक लिखते हैं, तो और एनर्जी मिलती है और मन करता है मैकेनिकल वालों को और बढ़िया कंटेंट दिया जाए, और अच्छे से पढ़ाया जाए, और मेहनत करी जाए, ठीक है ना। तो आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। एक बार लास्ट में अपील करेंगे कि भाई मैकेनिकल में बच्चों की संख्या आप सभी जानते हैं कम है, लेकिन फिर भी हम मैकेनिकल का जो कोर्सेस हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कम भले ही है संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। अगर सब मिल जाएं, अगर सब मिल जाएंगे तो फिर कम नहीं रहेंगे। तो अलग अलग कॉलेज में, कई कॉलेज में तो मैकेनिकल को सरेंडर भी कर दिया, मैकेनिकल ब्रांच बंद कर दिए, लेकिन जहां भी चल रही है, आप मैकेनिकल के जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको, कॉलेज मेट्स को, जो भी कॉलेज के हैं या आपके बैच मेट्स के अदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां तक आप इस बात को बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इनसे मेरा नंबर भी ले सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो इनसे बात करके मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।